हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और हम लोग आज चैप्टर 2 क्लास 10 सीबीएसई के लिए जो अपना है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की सेकेंड चैप्टर आज डिस्कस करेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, पहले चीज है क्या कि हम लोग चैप्टर 1 को डेवलपमेंट देख चुके हैं। जो बच्चे जिनका छूट चुका है वो क्या कर सकते हैं कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट डेवलपमेंट नाम की इस चैनल पर बनी हुई है, आप जा करके उस चैप्टर से वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर से हमारी बात शुरू होगी कि इकोनॉमिक्स में आखिर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, या यह सिस्टम क्या है, यह सेक्शन क्या है। सीधे समझे कि इकोनॉमिक्स डायरेक्ट रिलेट करता है एक टर्म जिसके लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं, वो होता है इनकम, मतलब आय। और अगर इस बात से भी नहीं समझते हो तो ये समझो पैसा। ठीक है, तो हर कोई, हर व्यक्ति, हर कस्बे का चीज जो है वो किसके लिए संघर्ष कर रहा है, इनकम पे। ठीक है, तो पहले टर्म्स इनकम का मतलब होता है कि आपके किसी भी प्रोडक्शन या सर्विस के लिए आपको करेंसीज का मिलना या उसके बदले में किसी गुड्स का मिलना, वो हुआ इनकम। ये आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के बदले में कोई आपको उसके बदले में किसी एक्सचेंज को दे रहा है। अब एक्सचेंज गुड्स हो सकती है, करेंसी हो सकती है। ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटी से आपको अपनी इनकम मिलती है उसे कहा जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, हर वो टर्म, हर वो स्टेप, हर वो प्रोडक्शन, हर वो सर्विस जिससे कि आपको पैसा मिलता है, मतलब कमाते हैं, इनकम हो रहा है, वो कहा जा रहा है कि क्या, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, और हर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिससे कि, ठीक है, हर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिससे कि इंसान, ठीक है, ह्यूमन, इंसान की एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हो, उसका अध्ययन करना ही कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो समझा, हम इकोनॉमिक्स में वह इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की स्टडी कर रहे हैं, उस इकोनॉमिकल सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं जहां से इंसान खुश होता हो और उसका ड्रीम पूरा होता हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, हम इनकम के वो सारे सेक्टर स्टडी करने जा रहे हैं या फिर सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को स्टडी करने जा रहे हैं जहां से हमें खुशी मिलता हो या हमारे डिजायर, हमारे एक्सपेक्टेशन और हमारे नीड्स कंप्लीट होते हो, फुलफिल। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है जिसे हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के समय पर इसे डिस्कस करने के पीछे वजह यह है कि ताकि हम समझ सके कि इस टॉपिक में हमें क्या डील करना है। ठीक है, तो हमें सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के पता करने कि कहां से, किस तरह से कितना पैसा आता है भारत में, ठीक है, इंडिया के पास या किसी कंट्री के पास कितना पैसा, कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से टर्म्स हैं जो इन सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है, कैटेगरीज क्या है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। और अगर क्लास 9th में आप लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर पढ़े भी होंगे तो अभी तक तो भूल गए होंगे। ठीक है, तो हम मान के चले कि आप भूल चुके हैं कि क्लास 9 की इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के कितने से इकोनॉमिक सर्विस के कितने सेक्टर हैं जो कैटेगराइज किए। ठीक है, तो फिर से हमारे जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, तो वो सेक्टर्स 3 सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया है। पहली है प्राइमरी इकोनॉमी या प्राइमरी सेक्टर। अब क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, को समझ, इकोनॉमी का वह सेक्टर जहां से आप नेचुरल रिसोर्स से सीधे प्रोडक्शन करते हो, मतलब
a sector in which you are directly producing any substance, things, stuffs from natural resource। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से जहां सीधे चीजों को प्रोड्यूस किया जाए और उससे आप मार्केट लेके गए और उसके बदले में आपको पैसा मिला, अर्निंग मिला, रुपया मिला, इनकम हुआ, तो ये सारे सेक्टर कहलाएंगे प्राइमरी सेक्टर। दस है कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या आएगा, तो समझो कि अगर किसान फसल उपजाता है, इसका मतलब एग्रीकल्चर जो कर रहा है वह क्या है कि सीधे इंसान क्या किया कि फसल उपजाया, फसल को काटा और जाकर के किसी सरकार में या बाजार में जाकर के फसल को बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्स से सीधे प्रोडक्शन की गई और उससे अर्न किया गया, तो एग्रीकल्चर आया प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई डेयरी चलाता है, मतलब कि दूध उत्पादन करता है, दूध का व्यापार करता है, तो वो क्या किया कि एक पशुपालन किया, एग्रीकल्चर किया और उसमें क्या हुआ कि उससे पशुओं को खिलाया, चारा गया और डायरेक्ट दूध दिया, मतलब कि उसके लिए किसी और तरह के मेथड को यूज नहीं किया। ठीक है, सिमिलरली आप मीट के लिए बोल सकते हो, ठीक है, एग्स के लिए बोल सकते हो, मतलब ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो सेक्टर डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से प्रोडक्शन लेते। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से प्रोडक्शन लिया और डायरेक्ट मार्केट से उसके बदले में एक्सचेंज अमाउंट या फिर अर्न किया या इनकम बनाया, तो ये सब कैटेगराइज किए जाएंगे प्राइमरी सेक्टर। चूंकि प्राइमरी सेक्टर हेल्पिंग सेक्टर होता है या फिर आप बोल सकते हैं कि जुड़ा होता है नेचुरल रिसोर्स से, तो प्राइमरी सेक्टर को रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को आप क्या कर रहे हो, रिलेटेड सेक्टर। और इसकी अगर आपको बोले कोई एक्सप्लेन प्राइमरी सेक्टर, तो कह सकते हैं अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन इज डायरेक्टली डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, डायरेक्टली डन, डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप किसी भी तरह के इंटरमीडिएट स्टेज को नहीं लेते हो। ठीक है, ये हुआ प्राइमरी सेक्टर और रिलेटेड। ठीक है, दूसरी सेक्टर इकोनॉमी की जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। दूसरी इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है तो समझना। तो सेकेंडरी सेक्टर को समझेंगे क्या है कि अगर आप अनाज उत्पादन कर रहे हो और अनाज से आप डायरेक्ट रोटी बनाकर के खा रहे हो, तो ये बोलोगे कि प्राइमरी हो। ठीक है, अनाज को बेचा, इसलिए उसके रोटी बना करके खा। लेकिन सेकेंडरी क्या है कि इस अनाज गया और अनाज जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के उसके नूडल्स बन रहे हैं या फिर उस अनाज से बिस्किट के पैकेट्स बन रहे हैं। तो ये बिस्किट बनने के लिए क्या किया गया कि नेचुरल रिसोर्स से प्रोड्यूस सब्सटेंस को एक इंडस्ट्री में या फिर वर्कशॉप में ले जाया गया और वहां से उसे फिर से एक नए रूप में प्रोड्यूस किया। ठीक है, सब्सटेंस क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स से जो आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, वो क्रॉप प्रोडक्शन वाले क्या आ गए, बिस्किट की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में या फिर बोल सकते हैं कि वर्कशॉप में, और वहां इसे नए तरह से प्रोड्यूस किया गया और तब बाजार में उतारा गया। तो यहाँ पर चूंकि हमने इंडस्ट्रीज का हेल्प लिया है और प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व इंटरमीडिएट स्टेप है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स से प्रोड्यूस सब्सटेंस को वर्कशॉप, इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेस या फिर वर्कशॉप में लिया गया और वहां से फिर से उसे प्रोड्यूस किया गया है और तब मार्केट में उतारा गया इनकम के लिए। तो ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को समझिए। सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, नेचुरली जो प्रोड्यूस सब्सटेंस थे उसे विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज और वर्कशॉप या फिर एंटरप्राइजेस हम उसे एक प्रोडक्ट के रूप में बदले, उसे कह रहे हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। इसको और तरह से समझ सकते हो कि आप अगर कॉटन का सिंपल है कि कॉटन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेचुरल चीज है। ठीक है, आपने कॉटन का पौधा लगाया और कॉटन प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उस कॉटन से क्लॉथ बनाना, तो क्लॉथ बनाने
फिर से धागे बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लॉथिंग्स पर जाएगी। तो इसका मतलब कि क्लॉथ जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। और कॉपर जो कपास कॉटन जो आपने यूज किया वो कॉटन डायरेक्ट जब प्रोड्यूस हुआ था तब वो प्राइमरी था, जिसे पहली बार व्यापारी ने खरीदा है, बिजनेसमैन ने खरीदा और अपनी इंडस्ट्रीज में रख दिया, कॉटन बना दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर चूंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कि इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है, तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्री सेक्टर्स। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर इंडस्ट्रीज कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर माइक्रो इंडस्ट्रीज भी आएंगे, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आएंगे, मिनी इंडस्ट्रीज भी आएंगे और एंटरप्राइजेस भी आएंगे। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे स्तर के इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर बोल सकते हो घर में भी जो पापड़ ऊपर बनाते हैं वो भी इंडस्ट्रीज इसमें आए। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री छोटे स्तर का मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा जहां पर 50-60 लोग काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री। मिनी इंडस्ट्रीज मतलब क्या हुआ, सॉरी मीडियम। ठीक है, मीडियम इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ कि जिसमें 500, 700, 100 लोग बात काम कर रहे हैं वो, और एंटरप्राइजेस मतलब 1000 से ज्यादा लोग काम करने वाले। ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो आ जाएगा किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, एक चीज है जो न्यूज को आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि न्यूज में निर्मला सीतारमण आती है और कहती है कि एमएसएमई के जो सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो एमएसएमई दैट मींस कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड एंटरप्राइजेस सेक्शन में जो भी सेक्टर में जुड़े हुए उनकी वो बात कर रहा है, क्योंकि अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जब आई अभी कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया है फॉर एमएसएमई दैट मींस कि माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम लेवल बिजनेस और एंटरप्राइज। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब ये सारे सेक्टर, और इसकी डेफिनेशन रहा जहां हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज करके प्रोडक्शन नहीं कर रहे, उसके लिए क्या हेल्प ले रहे? इंडस्ट्रीज का या वर्कशॉप। ठीक है, तीसरी सेक्शन जो क्लास 9th में ही पढ़ना है इसलिए हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं अभी। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, अब टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो सुना, टर्शियरी सेक्टर बिल्कुल ही किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं करता, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हमारी प्रोडक्शन होती है और हम प्रोडक्शन को मार्केट में इनकम के लिए यूज करते हैं, बट टर्शियरी सेक्टर एज ए सपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ किसी भी तरह के कोई प्रोडक्शन नहीं। अब लोग क्या कह रहे हैं आप तो समझाएं। तो सिंपल सोचो कि आज हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन तो नहीं। अब लोग के साथ मूवी देखते हैं उसमें आ जाता है प्रोड्यूस बाय, ठीक है, प्रोड्यूस मतलब जिसका पैसा लगा उसको प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना मूवी। तो ये मूवी जो है वो टर्शियरी सेक्शन में आप यूज करने जा रहे हो। बैंकिंग, तो बैंक जो है वो किस सेक्टर में हो गया? टर्शियरी सेक्टर में। कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन ये भी आप सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इंटरनेट सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी सर्विस या आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। आप ऑटो वाले भैया को बोलते हो कि भैया ऑटो वाले मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है? जिसका मतलब क्या है, ऑटो का जो फेयर लेता है वो किसी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं लेता, वो आपको अपनी सर्विस के लिए लेते हो। या फिर सीधा है डीजे वाले बाबू तरह गाना बजा, तो डीजे वाला गाना बजाएगा तो पैसा लेगा ना भाई। तो डीजे वाला गाना बजाने का किस बात को पैसा ले रहा है? सर्विस का। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये बोल सकते हो कि किसी भी तरह की सर्विस भी जो है वो भी टर्शियरी सेक्टर में ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि सब तरह की सर्विस टर्शियरी सेक्टर में आता है और यहाँ कोई भी तरह के एग्जैक्ट प्रोडक्शन नहीं है, तो
तो इसे आप टर्शियरी सेक्टर बोलिए या सर्विस सेक्टर के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत भारी सा कॉन्सेप्ट नहीं था, हल्का सा है, छोटा सा बात है, तो हमें लगता है कि आप लोग को इतनी समझ तो आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे इंक्लूड कर सके। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर इकोनॉमी में कौन कौन से चीज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमी में चीजें जो बातें हमें जाननी है, हमें लगता है कि ये सब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुने होंगे, जीडीपी एंड पीपीपी। ठीक है, जिन लोगों ने सुना है बहुत अच्छा, नहीं सुना है तो आज जान लीजिए। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और पीपीपी मतलब होता है प्रोडक्ट परचेजिंग पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है ना, तो आप समझे जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी। और हमें लगता है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट जो लोग अभी तक ये वर्ड को केवल सुनते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो और डर जाते हो कि बहुत भारी सा होगा या फिर बहुत कुछ ऐसा होगा जो समझ में नहीं आएगा, अटेंशन रहिए, आज हम लोग इसको समझा करके ही खत्म करेंगे। तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपके लिए कोई समस्या होगी। ये दो बार पहले फुल फॉर्म्स के लिए समझते हैं, अब एक करके समझते हैं जीडीपी क्या है। तो जीडीपी क्या है कि किसी भी देश के जीडीपी का मतलब होता है कि उसके तीनों सेक्टर दैट मींस कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का किसी एक फिक्स ईयर में, किसी एक ईयर में टोटल इनकम या फिर बोले टोटल वैल्यू। ठीक है, जो समझो कि क्या बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अगर जीडीपी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करो कि प्राइमरी सेक्टर से कितना पैसा टोटल कमाया गया उसको जो एक पूरे साल में, किसी देश के लिए प्राइमरी सेक्टर से एक पूरे साल में कितना रुपया कमाया गया। मतलब अगर जीडीपी आपको करना है कैलकुलेट, तो जीडीपी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी थ्रू प्राइमरी। ठीक है, जीडीपी हम पर ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पर ईयर के लिए ही कैलकुलेशन होता है, मतलब एक पूरे साल का। तो हम जीडीपी का करें क्या कि जीडीपी प्राइमरी सेक्टर से जितना टोटल पैसा कलेक्ट हो उसको जोड़ दो, सेकेंडरी सेक्टर से जितना टोटल पैसा कलेक्ट हो उसको जोड़ दो, और टर्शियरी सेक्टर से जितना पैसा कलेक्ट हो उसको जोड़ दो। और अगर ये सारे रुपये को आप एक पूरे साल के इनकम के लिए जोड़ दोगे तो उस देश की जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब तीन इनकम सेक्टर जो है, तीनों इनकम सेक्टर से टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया आप उसको जोड़ दोगे तो आप बोल सकते हो कि वो उस देश की जीडीपी। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है कि जीडीपी ग्रोथ कम है या ज्यादा है, क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक चीजों से वहां पर हम चीजों को देख रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ हो गई। इसका मतलब कि अंदर में या तो प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा होगा या सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा होगा या टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा होगा, और उस देश को बोलते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है। ठीक है, भारत की जीडीपी क्या है, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, यूएस की जीडीपी क्या है, और इसी से डिस्कस करते हैं ये तीन। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि इस वैल्यूज को कौन कैलकुलेट करता है। पहले तो किसी भी कंट्री या स्पेशली इंडिया की बात करें तो सेंट्रल मिनिस्ट्री इसे कैलकुलेट करती है, दीज आर नॉट आवर जॉब्स। तो हम इस पर अपना टेंशन ना लगाएं कि हमारी जॉब है कि इसे कैलकुलेट करें। ठीक है, और कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि इसमें कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखा जाता है तो समझो। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई फार्मर है और फार्मर क्या किया कि जो क्रॉप प्रोड्यूस किया उस क्रॉप को मार्केट में बेच दिया और मार्केट से उसे पैसा देता है। ठीक है, मान लिया क्रॉप प्रोड्यूस किया और 500 रुपीज उसे मार्केट से मिल गया, तो ये 500 चला जाएगा प्राइमरी जीडीपी।
ठीक है, समझ में आया? लेकिन अगर यही फार्मर उस क्रॉप को 500 रुपीज में किसी बिजनेसमैन को बेचे, ठीक है, अगर यही क्रॉप को वो मार्केट में डायरेक्ट नहीं, जो लोग रोटियां बना करके खाना चाहे उसे ना बेच करके किसी बिजनेसमैन को बेच दे और वह बिजनेसमैन उसकी बिस्किट बनाकर अगर 1000 रुपये में मार्केट में बेचता है तो ये 1000 रुपया चला जाएगा सेकेंडरी, ठीक है, समझो। पहली बार में फार्मर ने डायरेक्ट क्रॉप को बेचा है मार्केट में और डायरेक्ट यूज हो गया, ठीक है, यूज हो गया तो वहां पर जो पैसा आया वो गया प्राइमरी। दूसरी बार में पहली बार फार्मर ने बेचा बिजनेसमैन को और बिजनेसमैन ने 1000 रुपीज में मार्केट में बिस्किट बना के बेच दिया तो वो गए सेकेंडरी। अब वो लोग ये रुपया प्राइमरी में चला जाएगा, कंफ्यूजन है ना माइंड में, ये रुपया चलो ये प्राइमरी में चला गया और ये सेकेंडरी में, तो ध्यान रखिए। इकोनॉमी कहता है कि फाइनल प्रोडक्ट के ही रेवेन्यू को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाए और फार्मर के इस बिजनेस में फाइनल प्रोडक्ट क्रॉप था तो हम इसे जीडीपी के लिए इंक्लूड करते थे और यूजुअल माने। लेकिन फार्मर के इस चैन बिजनेस में फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट रहा है तो इसीलिए क्रॉप का ये पैसा जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। फार्मर ने भले ही कोई प्रोडक्शन किया और उसे पैसा मिला होगा यहाँ पर भी, लेकिन चूंकि इस चैन बिजनेस में लास्ट प्रोडक्ट बिस्किट है तो बिस्किट के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा उस रेवेन्यू को ही केवल जीडीपी में ऐड किया जाएगा, ये रेवेन्यू को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा। तो जीडीपी कभी भी अगर आप किसी कंट्रीज की डिफाइन कीजिए तो आप उसे कह सकते हो कि इट इज द टोटल सम ऑफ फाइनल वैल्यूज, ठीक है, टोटल सम ऑफ फाइनल वैल्यूज ऑफ जीडीपी फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन ए पर्टिकुलर ईयर। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में एक फाइनल प्राइस, फाइनल रेवेन्यू जो जनरेट होगा प्राइमरी के थ्रू, सेकेंडरी के थ्रू और टर्शियरी के थ्रू, उसी के सम को हम बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, फाइनल प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू मिलेगा उससे ही हम लोग बोलेंगे कि जीडीपी के लिए वो अमाउंट एलिजिबल है। किस सेक्टर में जाएगा वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट नेचुरल है, नेचुरल से प्रोड्यूस है तो वो प्राइमरी सेक्टर में, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट है तो सेकेंडरी सेक्टर में, और अगर कोई सर्विस बेस्ड है तो उसे टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो जीडीपी हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। और फिलहाल हम लोग जो 2019 के जीडीपी के अनुसार है तो हम लोग 5th पोजीशन पर पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। अभी वर्ल्ड में हमारी जो जीडीपी है उसके अनुसार हम 5th पोजीशन पर, शायद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी और आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कंटेंट को समझते हैं कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हम परचेजिंग पावर कैपेसिटी को समझने जा रहे हैं, जैसा कि आज हम लोग बात किए थे कि आज हम लोग उसे कंप्लीट करके ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो दूसरा टर्म जीडीपी तो अपने माइंड में बैठ गया, जीडीपी हमें समझ में आ गया और हम आप एलिजिबल हैं किसी भी देश की जीडीपी को निकालने, ठीक है। अब परचेजिंग पावर कैपेसिटी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी, सॉरी पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, ठीक है। अब समझो कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या है। यह है क्या कि किसी देश के लिविंग स्टैंडर्ड, इन्फ्लेशन और बाकी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स को एक कंपेयर करके, बकेट ऑफ गुड्स को कंपेयर करके उसके बाद एक इक्विवेलेंट पैमाना बनाया जाता है, ठीक है। अब वो लोग सर इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दिया, क्या बोला समझ में नहीं आया, ठीक है। समझे कि हम लोग एक टर्म सुनते हैं कि भारत में कुछ बड़े आईआईटीएंस या एनआईटीएंस को 1 करोड़ की सैलरीज में, मतलब उनका जो पैकेज होता है जॉब का पैकेज वो 1 करोड़ रुपीस पर एनम किया है। और ये कंपनीज ज्यादातर नहीं,
100% वही कंपनीज है जो उन्हें किसी और देश में जॉब दे रही है, ठीक है, या यूएस, मोस्टली अभी यूएस के लिए फिलहाल 1 करोड़ रुपए के पैकेज पर लोगों को जॉब मिलता है 90s में और बड़े इंस्टीट्यूशन में, या फिर बहुत सारे ड्रीम्स फील्ड हैं एमबीएस वाले को भी हम केवल फिलहाल के लिए ले रहे हैं। अगर 1 करोड़ की पैकेज मिलती है और उसी कंपनी से आप पूछेगा कि अगर सर हम बाहर ना जाए और इंडिया में रहें तो हमें मैक्सिमम कितना रुपया दोगे, तो वो बोलेगा कि हम 30 लाख देंगे, ठीक है, कि 30 लाख से ज्यादा हम भारत के लिए सर्विस के लिए नहीं देते। बोले कि 1 करोड़ वो कंपनी पे कर रही है बाहर के यूएस के। अगर आप यहाँ पर यूएसए में जाने के लिए तैयार हो तो वो 1 करोड़ कर रहा है, और इंडिया में हो तो आपको मिला केवल 30 लाख रुपए, ठीक है। अब बोलोगे कि ज्यादा कम, ठीक है, दिख तो रहा है 1 करोड़ 30 लाख, तो समझो फिलहाल इस चीज को समझ लेते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप एकदम ही बारीकी से कि क्या दोनों में अंतर है, और उसके बाद आप आंसर दीजिए कि कौन सी जॉब आप यस करोगे और कौन सी जॉब को नो करोगे। चलो मान लो फिलहाल कि $1 हमारा फिलहाल के लिए कैलकुलेशन के लिए 70 रुपीज के बराबर। $1 कितने के बराबर है? 70 रुपीज। तो उस हिसाब से हम 1 करोड़ को देखें तो 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70, और आप अगर करोगे तो ये कर सकते हो 1 4 $1.43 के डॉलर, ठीक है। हम फिलहाल एक साइड में कैलकुलेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं क्या कि अगर कोई बच्चा जिसको 1 करोड़ के पैकेज पर कोई कंपनी लेके गई बाहर में, तो उसे इन हैंड 1.43 के डॉलर थे, ठीक है, इतना $1000 के अप्रोक्स रुपीज थे। तो इंडिया में आ रहा है तो वो कंपनी आखिर 30 लाख ही क्यों दे रहा है उसे समझ, चलो समझा जाए कि क्या है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया है क्या कि अगर एक्सचेंज $1 को 70 रुपया में मिला तो इस कंपनी वहां पर जो विदेश में है उसे पे कर रही है क्या $1.43,000। अब समझो कि क्या अंतर हो रहा है यूएस में और क्या इंडिया में। फिलहाल ये मिटा रहे हैं, आप लोग डेटा याद रख सकते हैं या फिर हमने साइड में लिख दिया सब। अब कैसे पीपीपी निकाला गया है तो पीपीपी को समझे। अगर आप बर्गर को एक छोटा सा सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही देशों में एक हाई डिमांड फूड्स है जो दोनों ही देशों में खाए जाते हैं, ठीक है। यूएस में भी बर्गर लोग बहुत ज्यादा लेते हैं और इंडिया में भी आजकल क्रेज है। अब हम बर्गर के हेल्प से पीपीपी समझना चाहते हैं कि बर्गर किस तरह से हमें पीपीपी समझना है। यूएस में एक बर्गर की कीमत $4, ठीक है। एक बर्गर की कीमत कितना है? $4। और अभी हम बोले कि $1 को हम 70 रुपीज मान रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। यूएस में एक बर्गर $4 का मिला, और अगर ये 70 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, 70 फैक्टर से मल्टीप्लाई होता, तो कहीं ना कहीं इंडिया में इसका प्राइस 70 into 4 280 रुपीज होना चाहिए। इसकी इमेजिनरी प्राइस या एक्सपेक्टेड प्राइस अगर सेम रेट से चेंज हो रहा है दोनों देशों में, डॉलर की वैल्यू 70 रही, तो भारत में भी तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जमीन का कीमत दोनों देशों की बराबर है, लेबर चार्ज दोनों देशों की लगभग एक ही रेंज पर, प्रोडक्शन के लिए जो भी यहाँ पर ब्रेड्स वगैरह सभी उसके सब एक ही रेंज पर है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी $4 का इमेजिनरी वैल्यू 280 रुपीज पर बर्गर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 280 रुपीज पर बर्गर ना हो करके आज हमारे पास एक स्टैंडर्ड बर्गर 60 रुपीज में मिल रहा है। ये है रियल प्राइस,
इमेजिनरी एक्सपेक्टेड क्या था 280 रुपीज, लेकिन रियल प्राइस क्या है 60 रुपीज, कितना 60 रुपीज। तो अगर ये 60 रुपीज है तो इसका मतलब कि डॉलर के मुकाबले परचेजिंग पैरिटी जो रहा वो 70 रुपया न हो गए चेंज करेंगे। अगर हम पीपीपी बात करें तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होगी 60 रुपया जो है वो $4 के बराबर है। इसका मतलब कि 15 रुपये पर डॉलर ये रहा पीपीपी। मतलब $1 इफेक्टिवली ग्राउंड स्टेट पर जो वैल्यूज को इम्पैक्ट कर रहा है वो इम्पैक्ट कर रहा है 15 रुपीज का, नॉट 70। ठीक है, आप समझो पीपीपी के लिए अगर हम इस वैल्यूज को ले रहे हैं परचेज करने पर, ग्राउंड स्टेट पर ले जा करके परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने पर वो 70 रुपीज के इफेक्टिव बराबर नहीं आ रहा है, वो कितने के बराबर 50। सब जानते हैं ये 70 क्या है, तो 70 क्या है कि अपनी करेंसी, इन्फ्लेशन और बहुत सारे ट्रेड और बिजनेस पर डिपेंड करता है और ये करेंसी में फ्लक्चुएशन। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये लगभग स्टैटिक वैल्यूज है जो कि दोनों देश के ग्रोथ और डिमांड्स पर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंज आपको सालों के बाद भी नहीं लेगा, बहुत ही छोटा छोटा वैल्यूज पर चेंज है। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण, यहाँ पर ट्रेडिंग के कारण आपको डॉलर के मुकाबले जो रुपये की वैल्यूज है हर रोज चेंज करता हुआ नजर आए। ठीक है, और कभी डॉलर गिरेगा कभी ये होगा, लेकिन हमारी पीपीपी जो है लगभग एक है। तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड या फिर परचेजिंग पावर पैरिटीज के हिसाब से दोनों देशों को कंपेयर करें तो हुआ क्या कि 15 रुपीज $1 के मुकाबले हमारा खर्च। अब समझे उस बंदे को जिसे कंपनी ने 1 करोड़ के पैकेज पर रखा। पीपीपी का वर्ल्ड बैंक एक लिस्ट जारी करता है और हर देश की पीपीपी की रैंकिंग देता है कि किसकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, और उसके लिए किसी एक गुड्स को नहीं, बकेट ऑफ गुड्स और सारे सर्विस का इक्विवेलेंस लिया जाता है और उस पर आधार पर दिया। ठीक है, और 2017 के अनुसार हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो लगभग $1 के मुकाबले 17.6 रुपीज। ठीक है, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी $1 के मुकाबले 17.6 रुपीज के पास। ठीक है, अब हम उस बंदे को जिसको 1 करोड़ रुपये कह करके जॉब दी गई है उसकी अब परचेजिंग पावर की मदद से चेक करें कि भारत के हिसाब से इक्विवेलेंट उसे कितना रुपया मिलने वाला। तो हमने उस बंदे जिसे 1 करोड़ बोला जा रहा था उसे बोला कि वहां पर 1.43 के डॉलर मिले। ठीक है, और बर्गर ने हमें बताया है कि इफेक्टिवली 15 रुपया ही पर डॉलर के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी चेंज करेगी, क्योंकि दोनों ही जगह पर लिविंग स्टैंडर्ड का कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट और स्टेटस अलग अलग है। इफेक्टिवली जो आया वो 70 नहीं आया, वो आ रहा है क्या 15। अगर 15 है तो आप कैलकुलेट करिए कि 143,000 इंटू 15 कितना होगा। अब ये आ रही है 21.2 lakhs के अप्रॉक्स। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन को देखें। तो अब समझो, जिस किसी भी स्टूडेंट को 1 करोड़ के पैकेज पर फॉरेन में लेके गया तो वह उसी लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा जो कि इंडिया में 21.2 lakhs के इनकम वाले बंदे ने मेंटेन किया। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं विदेश में ज्यादा पैसा कमाता है फिर भी सुविधाएं सुख सुविधा उतरेगा। अब ये बताओ, यह कंपनी आपको इंडिया में बोल रही थी कि इंडिया में हम मैक्सिमम आपको 30 लाख रुपए देंगे। यूएसए में ये इफेक्टिव रहा और इंडिया में ये कंपनी ने आपको ऑफर किया है कि 30 लाख देंगे। आप बंदे समझदार हो और आप पीपीपी का कैलकुलेशन जानते हो, उसको बोल देना कि दोस्त यही कर लो। क्यों? इफेक्टिवली चेंज दिख रहा है आपको 8-9
तो ये मेन डिफरेंसेस है, और मुझे लगता है कि आपको इतने दूर तक सब कुछ क्लियर हो गया हो, और नहीं क्लियर होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगले वीडियो में इंक्लूड कीजिए। थैंक यू।